वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस यूनिट 5 के। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी यूनिट 5 के आंसर्स ढूंढने में। यूनिट 3 और 4 के मैंने आंसर्स अभी तक प्रोवाइड नहीं किया। 1 और 2 के आंसर्स के साथ क्वेश्चन दिए थे मैंने, 5th के साथ भी मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रहा हूँ। और जो 3 और 4 जो था उसके मैंने क्वेश्चन पहले ही दे दिए, तो आपने उम्मीद करता हूँ आंसर्स ढूंढ लिए होंगे। और इसको प्रिपेयर करके जाओ, आराम से पेपर देख के आओ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट अ नोट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनी एंड डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ऑल सब्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, मतलब ये कि जितना कंपनी के पास रिसीव हुआ है और कितना कंपनी ने यूज़ किया है, यूटिलाइजेशन भी इनको बताना पड़ेगा। एंड द मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस, किस तरीके से इन्होंने पैसा लिया है और कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस किए, इसका रिकॉर्ड इन्हें रखना पड़ेगा। दूसरा, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंपनी। तीसरा हो जाएगा द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। एंड फोर्थ, इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज engaged in the production of such goods and services, goods or providing of services as may be particular relating to the utilization of labor, मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट। मतलब ऐसी जो कंपनीज है जो प्रोडक्शन का काम करती है, उन्हें इन चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि उन्होंने मटेरियल कितना यूज़ किया, लेबर कितना यूज़ किया, या और भी जो उन्होंने कॉस्ट इनकर करी थी उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप कहाँ पे रखते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप रखते हो रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, और भी किसी जगह पर को आपको ज़रूरी नहीं है आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखें। उसके अलावा भी आप किसी और जगह पे रख सकते हो, जैसा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। उनको जैसा लगता है उसके हिसाब से आप उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर जो रहता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स ओनली। ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक्रूवल बेसिस पे करना पड़ेगा और डबल एंट्री सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली मोड में भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिजर्वेशन कम से कम 8 साल के लिए आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आपके पास चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि 8 साल से पहले की बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखें, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। द पर्सन, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभाल के रखने के लिए? एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा होता है फुल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, फिर होते हैं सीएफओ, और एनी अदर पर्सन एज द, जिसके ऊपर बोर्ड ने ड्यूटी दी हुई है कि आपको बुक्स को प्रिजर्व करके रखना है। बात करते हैं हम लोग नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस की। देखिए फंक्शंस क्या होते हैं नाफरा के। मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन एंड लेइंग डाउन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज। नाफरा जो है वो क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स। जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग है, दोनों से रिलेटेड वो अपने रिकमेंडेशन दे सकता है। और adoption for adoption by the company or class of companies or their auditor as the case may be। पॉइंट नंबर बी हो जाएगा मॉनिटर एंड इन्फोर्स द कंप्लायंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब वो इन्फोर्स कर सकता है, कंप्लाई करना पड़ता है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए, तो इस चीज़ के लिए इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर सी हो जाएगा ओवरसी द क्वालिटी ऑफ द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑफ सच स्टैंडर्ड्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी रेगुलेट कर सकता है, जैसे कि सीएज हैं। आजकल आप देख रहे हो नाफरा बहुत सारे सीएस पे एक्शन ले रहा है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस या नॉन रेगुलेटरी जो भी जो रेगुलेशंस होते हैं उनको ब्रीच करने के लिए। ठीक है, तो प्रोफेशन को भी रेगुलेट करता है, मतलब सीएस की जो प्रोफेशन उसको भी रेगुलेट करता है। एंड सजेस्ट द मेजर रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। और वो अपने सजेशन दे सकता है किस तरीके से सीएस की सर्विस को और ज़्यादा, ऑडिटिंग के सर्विसेज को बेसिकली और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, और उनसे कोई भी रिलेटेड मैटर्स हो। पावर्स ऑफ एनएफआरए की बात करें, द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट। इसके पास इन्वेस्टिगेट करने की पावर है, इधर सुओ मोटो खुद से या रेफरेंस टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिक्वेस्ट करती है तो भी नाफरा जो है उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। फॉर सच क्लास ऑफ बॉडीज, कॉर्पोरेट और पर्सनस इनटू द मैटर्स ऑफ द प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। मतलब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और कोई भी मिसकंडक्ट रहता है उसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकता है बाय एनी मेंबर ऑफ द फर्म ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड अंडर सीएस एक्ट। ठीक है, हैव द पावर्स एज आर वेस्टेड इन सिविल कोर्ट। मतलब एक सिविल कोर्ट की पावर होती है नाफरा के पास। ठीक है, वेयर द प्रोफेशनल्स एंड अदर मिसकंडक्ट इज प्रूव्ड। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या कोई और मिसकंडक्ट जो उन्होंने किया है अगर वो प्रूव हो जाता है, तो उसके बाद नाफरा के पास इम्पोजिंग पेनल्टी इम्पोज कर सकती है और डीबार कर सकती है मेंबर को या फर्म को। ठीक है, द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी शेल प्रिपेयर्स
इन सच फॉर्म एंड सच टाइम फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर एज द मे बी प्रिस्क्राइब्ड इट्स एनुअल रिटर्न। नाफरा को भी अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और उसमें बताना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्हें बना के देना पड़ता है, ठीक है। और जो मतलब कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम लोग अगले की बात करते हैं क्वेश्चन को। The National Financial Reporting Authority shall prepare in such form and such time for each financial year as may be prescribed its annual report। नाफरा को भी अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, गिविंग द फुल अकाउंट ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल में उन लोगों ने जो भी काम किया उसके लिए एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। और ये कॉपी किसके पास जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट shall cause the annual report and the audit report given by the Comptroller and Auditor General of India एंड टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट शेल स्टेट, पहला पॉइंट, इन द प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल अकाउंट द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड विद प्रॉपर एप्लीकेशन। मतलब एएस जो है उनका फॉलो किया गया है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स। दूसरा हो जाएगा द डायरेक्टर्स हैड सेलेक्टेड सच अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अप्लाइड दम कंसिस्टेंटली। देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज जो रहती है उनको कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ता है और ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो अडॉप्ट करनी पड़ती है जिससे ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट टू गिव ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा द डायरेक्टर हैव टेकन अ प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ adequate accounting record in accordance with the provisions of the act for the safeguarding of assets of the company and for preventing, detecting and correcting fraud and irregularities। पॉइंट नंबर डी की बात करें तो डायरेक्टर्स हैड प्रिपेयर्ड द एनुअल रिपोर्ट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। कंपनी को ओवर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होती है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे होती है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे अगर हो रही है, प्रिपेयर करी जा रही है, तो उसको इमीडिएटली जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रहती हैं उनको एज पर द मार्केट वैल्यू उनको बनाया जाता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि अब कंपनी तो रहेगी नहीं, गोइंग कंसर्न मतलब कि अक्रूवल बेसिस पे बुक्स बनाई जाती है, नहीं तो चेंज कर दिया जाता है। In case of a listed company, the director had laid down internal financial control to be followed by the company, and such internal financial control are adequate and were operating effectively। Internal control जो रहते हैं वो प्रॉपरली डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड है, जो कि प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट करेक्ट कर सकता है, ठीक है। सॉरी थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को पेपर्स हैं, आप लोग पहले बताए नहीं आंसर आप लोगों को चाहिए, मैं इसको बैठ के जल्दी जल्दी बनाया मैंने अभी इसको। The directors has devised the proper system to ensure the compliance with the provisions of all applicable laws, and such systems are adequate and are operating effectively। आ जाता है state the provisions regarding the annual return। जो कंपनी की एनुअल रिटर्न होती है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनुअल रिटर्न इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, और ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, उनके एनुअल रिपोर्ट में ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, पार्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट के बारे में मैंने बता दिया था, ठीक है। पॉइंट नंबर बी इज शेयर्स, डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज एंड द शेयर होल्डिंग पैटर्न। पॉइंट नंबर सी इंडेटेडनेस, मतलब कि क्या कितने लोन्स वगैरह ले रखे, कंपनी कितने डेट में है और किन सोर्सेज से डेट लिया हुआ और कितना उन लोगों का इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें भी, और कहाँ पर को डिफ़ॉल्ट वगैरह किया है, कितनी बार डिफ़ॉल्ट किया, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। its member and the debenture holder along with the changes therein since the close of the financial year। इसके कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है और की मैनेजेरियल पर्सनल कौन है। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर एफ में आ जाएगा मीटिंग्स ऑफ द मेंबर एंड क्लास देयर ऑफ बोर्ड एंड इट्स वेरियस कमिटीज़ और उसके अटेंडेंस डिटेल्स। उसके बाद पॉइंट नंबर जी आ जाएगा रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजेरियल पर्सनल। आपको रेम्यूनरेशन भी डिस्क्लोज करनी पड़ती है, आपको पेनल्टीज एंड पनिशमेंट इम्पोज ऑन द कंपनी भी डिस्क्लोज करना पड़ता है। उसके बाद मैटर्स रिलेटिंग टू द क्लैरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस डिस्क्लोजर एंड एनी सच मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। और एनुअल रिटर्न को साइन कौन करता है, डायरेक्टर साइन करता है और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। सर्टिफिकेशन ऑफ द एनुअल रिटर्न, द एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय द लिस्टेड कंपनी और बाय द अनलिस्टेड कंपनी शैल आल्सो बी सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ठीक है, सीएस इन प्रैक्टिस होना चाहिए। स्टेटिंग दैट द एनुअल रिटर्न डिस्क्लोज द फैक्ट्स करेक्टली एंड एडिक्वेटली। एनुअल रिटर्न में जो भी फैक्ट्स दी हुई हैं वो करेक्ट है एंड एडिक्वेट है,
and the company has complied with all the provisions of this act. Every company shall file with the register a copy of the annual return within 60 days of the date from the annual um, from the date when the annual general meeting is held. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग रीड कर लेना। इसका एक चार्ट मुझे एक सीए जो इंस्टीट्यूट है आईसीएआई उनकी एक रेफरेंसर आती है, सारांश करके, मुझे जहाँ तक याद है। तो क्या कहते हैं उसके अंदर ये चार्ट मिला हुआ था मुझे, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्वालिटी चार्ट उन्होंने बना कर अपलोड किया है। ये चीज़ तो आईसीएआई के बारे में कहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा उन लोगों का चार्ट है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देखिए, फर्स्ट ऑडिटर जो रहता है उसके अपॉइंटमेंट अगर गवर्नमेंट कंपनी है या एनी अदर कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी अपॉइंट करता है, मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इफ सीएजी इज फेल टू अपॉइंट 60 डेज के अंदर वो अपॉइंट नहीं कर पाता, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं नेक्स्ट 30 डेज में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देंगे, और मेंबर्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑडिटर को क्या कहते हैं सेलेक्ट करते हैं और अपॉइंट करते हैं विद इन 60 डेज ऑफ विद इन 60 डेज एट एजीएम। और उसका जो टेन्योर होता है फर्स्ट ऑडिटर का टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम होता है। और अगर अदर दिन गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को इन्फॉर्म करती है, और मेंबर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इनको 90 डेज के अंदर एट ईजीएम। गवर्नमेंट कंपनी में 60 डेज में ईजीएम में अपना वो करना पड़ता है, और अदर कंपनीज में 90 डेज का। यहाँ 90 डेज है, यहाँ 60 डेज है। और इसका जो टर्म रहता है वो होता है कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में भी इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएनईजी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विथ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। और इसका जो टेन्योर रहता है टिल द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम रहता है। और इन अदर कंपनीज के केस में अपॉइंटमेंट बाय द कंपनी इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, और टेन्योर रहता है ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम इन विच ही इज अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एजीएम। ठीक है, मतलब 5 साल के लिए। कैजुअल वैकेंसी, हालांकि ये चीज़ आपके इसमें आना नहीं चाहिए, लेकिन कैजुअल वैकेंसी का मुझे पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू बी ऑडिटेड बाई अपॉइंटेड बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सीएनएजी, जिसके जो अकाउंट्स है वो उस ऑडिटर से मतलब ऑडिट करवाने हैं जिसको सीएजी ने अपॉइंट किया है। तो कैजुअल वैकेंसी आपको फिल करनी पड़ेगी 30 डेज में। कौन फिल करेगा? सीएनएजी। अगर सीएजी मतलब 30 दिन के अंदर नहीं फिल कर पाती है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे 30 दिन के अंदर। अदर कंपनीज मतलब ये कि ये गवर्नमेंट कंपनी मान लो या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी बाय द बोर्ड विद इन 30 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे 30 डेज इफ द वैकेंसी इज कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन। अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड शैल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट जनरल मीटिंग कन्वीन विद इन 3 months ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। जो रिटायरिंग ऑडिटर होता है उसको रीअपॉइंट कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले उसके जो प्रोविजंस होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। उसको मतलब रेजोल्यूशन पास करके उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। ठीक है, ही हैज़ नॉट गिवन द कंपनी नोटिस राइटिंग अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड। ऑडिटर ने कंपनी को रिटर्न में नहीं दिया है कि हम रीअपॉइंट नहीं होना चाहते। ठीक है, कुछ ऑडिटर्स रहते हैं वो दे देते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर्मली अनाउंस नहीं किया है, तो क्या कहते हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। और उनके अगेंस्ट में जो ऑडिटर है उनके अगेंस्ट में एसआर नहीं पास हुआ, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास हुआ है मेंबर्स के द्वारा कि भाई इस ऑडिटर को दोबारा से हमको अपॉइंट नहीं करना है। तो अगर अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट में एसआर पास हुआ है तो उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। Where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue as the auditor of the company. अगर नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता तो जो पुराना वाला ऑडिटर जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर होता है उसको ही अगले टर्म के लिए कंटिन्यू किया जाता है। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर। देखिए, लिस्टेड कंपनीज एंड प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज एक्सेप्ट 1 person कंपनी और स्मॉल कंपनी। 1 person कंपनी के ऊपर भी मैंने वीडियो दे दी थी, स्मॉल कंपनी के ऊपर भी मैंने वीडियो दे दी थी। स्मॉल कंपनी में अमेंडमेंट है। ठीक है, तो इसको देख लेना आप लोग। शायद मैंने वीडियो नंबर 2 में ये चीज़ बताई हुई थी, या 1 में फॉर्म्स टाइप्स ऑफ कंपनीज में किया था। ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर इंडिविजुअल है,
तो वो 1 टर्म ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स, मतलब एक टर्म मिलेगा उसको 5 साल का, लगातार 5 साल का। उसके बाद इन्हें क्या कहते हैं, कूलिंग पीरियड आ जाएगा, 5 ईयर्स का इनके पास कूलिंग पीरियड रहेगा। और अगर जो ऑडिटर है, वो ऑडिटर जो है वो फर्म हुई, कहीं कहीं इंडिविजुअल्स होता है, कहीं कहीं फर्म्स होती है, तो उन्हें टू टर्म्स मिलते हैं कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर्स के, और इनका भी कूलिंग पीरियड जो रहता है 5 ईयर्स का रहता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर्स। ठीक है, अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है होल्डिंग सीओपी, मतलब कि जो जॉब में है वो नहीं कर सकते, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वही ऑडिटर बन सकते हैं। फॉलोइंग आर द पर्सन नॉट क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं बन सकता, अ पर्सन हुज एम्प्लॉय और द अ पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, पॉइंट नंबर डी हो जाएगा, पर्सन हु, वो खुद या उसका रिलेटिव या उसके पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटीज इन द कंपनी और इज सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप लोग लिख सकते हो कैश एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैश एच, मतलब सिंपल उसकी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, कैश एस इसको कर सकते हो। ठीक है, याद करने के लिए। सेम पॉइंट ई हो जाएगा, द पर्सन हु उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर इनडेटेडनेस है, मतलब लोन दिया हुआ है इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, तो वो नहीं बन सकता उसी चीज़ में, कैश वाले में। ठीक है, और पॉइंट नंबर एफ, अ पर्सन खुद भी उसका रिलेटिव या पार्टनर, उन्होंने गारंटी नहीं दे रखी है 1 लाख तक की। ठीक है, 1 लाख से ऊपर तक की गारंटी है तो वो क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। उसके बाद रीड कर लेना, ये लोग मैं फास्ट फास्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को रीड भी करना है। द अ फर्म, अ पर्सन और अ फर्म हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ द बिजनेस रिलेशनशिप, जिसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इंडिपेंडेंस आप लोग देखो, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर आपने उसको कंपनी को लोन दे रखा है या आपने सिक्योरिटीज़ होल्ड कर रखी है, तब भी आपके साथ उसका बिजनेस रिलेशन है, तो भी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रही है। ठीक है, यहाँ भी देखो इंडिपेंडेंस ही कॉम्प्रोमाइज़ होगी। द पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज एन एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल। अब जिस कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो उसी के अंदर की मैनेजरियल पर्सन में या उस कंपनी का कोई डायरेक्टर आपका रिलेटिव है, तो आपको थोड़ी ना ऑडिट करने देंगे। पॉइंट नंबर आई, a person who is in employment elsewhere or a person or a partner holding appointment as an auditor if such person is a partner at the date of appointment or reappointment holding the appointment of more than 20 companies, मतलब कि ऑडिटर जो है वो मोर देन 20 कंपनीज का ऑडिट नहीं ले सकता, तो उससे ज़्यादा का अगर ऑडिट है या उसके पार्टनर ने उससे ज़्यादा का ऑडिट ले रखा है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट है, अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स हैज़ नॉट बीन लेफ्ट फ्रॉम सच कन्विक्शन। अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड किया, किसी ऑडिटर ने फ्रॉड किया मान लेते हैं, तो उसके बाद उसको पनिशमेंट मिली होती है, और पनिशमेंट जिस दिन ख़त्म होती है, ठीक है, कन्विक्शन जिस दिन होता है उसका कि प्रूव हो जाता है कि इन्होंने फ्रॉड किया, उससे 10 साल तक जो भी सज़ा रहती है, मतलब 10 साल पूरे लैप्स हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, उसके बाद ही वो अपॉइंट हो सकते हैं। डिस्कस द राइट पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर अंडर द कंपनीज एक्ट। राइट्स एंड पावर्स की बात करें, ये वाला क्वेश्चन आप रीड कर लेना, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। द ऑडिटर हैज़ द राइट टू एक्सेस ऑल टाइम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको एक्सेस कर सकता है, वाउचर्स ऑफ द कंपनी एक्सेस कर सकता है, kept at the registered office of the company. He is entitled to inquire from the officers of the company about such information and explanation as may be necessary for the performance of his duty. उसके पास राइट होता है एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने का। ठीक है, द ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी हैज़ ऑल्सो द राइट टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। क्यों? क्योंकि भाई कंसोलिडेटेड जो बैलेंस शीट वगैरह बनती है ना, तो उसका जब ऑडिट होता है तो वो सब्सिडरी की भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं ना इन्फॉर्मेशन, तो इनको भी पावर होती है, राइट्स होते हैं कि जाके अपने जो सब्सिडरी के बुक्स वगैरह हैं उनको भी देख सकते हैं। ही हैज़ द राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट वर्क फिक्स इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में इनके रेम्यूनरेशन फिक्स होती है ना, तो उसको भी रिसीव करने का राइट है। ड्यूटीज़ क्या है? ड्यूटीज़ इन्हें रिपोर्ट करनी पड़ती है। Whether the loans and advances made by the company on the basis of security has been properly secured, जो भी loans and advances है वो properly secured है कि नहीं। Whether the transaction of the company which are represented merely by the book
एंट्रीज आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन कंपनी ने की है, प्रीजुडिशियल मतलब कि कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हुई है क्या जो कंपनी के लिए नॉन बेनिफिशियल हो या उसके अगेंस्ट में जाए, उसके फ्यूचर के अगेंस्ट में जाए, ठीक है, उनको भी रिपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद वेदर कंपनी इज नॉट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और अ बैंकिंग कंपनी, वेदर सो मच ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्ट of the shares, debenture or other security which has been sold at a price less than at which the market has purchased the company। अगर कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी या बैंकिंग कंपनी नहीं है और कंपनी ने शेयर से डिबेंचर्स होल्ड कर रखे हैं, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि शेयर से डिबेंचर्स किसी ऐसे प्राइस पर ना बेचे हो, मतलब नॉन प्रूडेंट तरीके से ना बेचे हो, आपने खरीदा महंगे में, बेच सस्ते में रहे हो, तो ये तो लॉस करवा रहे हो कंपनी का, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज द डिपॉजिट, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने ले रखे हैं उनको डिपॉजिट की तरह शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेदर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज इन द रेवेन्यू एक्सपेंस, द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इमीडिएटली report to the central government any offense involving fraud has been committed against the company by its officer या employees। जो भी फ्रॉड हुआ रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है। ड्यूटी टू मेक द ऑडिट रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट टू बी लेड बिफोर द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में जो ऑडिटर रिपोर्ट होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है, तो वो जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाता है, ठीक है। ड्यूटी टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। देखिए एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आया, सब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं बताया, वो क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जैसा कि आप लोग जानते हो कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, P&L आता है, आप लोग का बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है, अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स आते हैं, ये सब चीज़ें आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग बना के लिख सकते हो, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 1% कंपनी को नहीं बनाने पड़ते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज़ है। ऐसा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले दिया, तो मुझे लगता है कि आप लोग को याद होगा, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। पहला पॉइंट आ जाता है, वेदर इन हिज ओपिनियन and to the best of his information and knowledge, the financial accounts give true and fair view of the state of the true and fair view of the कंपनीज स्टेट्स ऑफ अफेयर्स। पॉइंट नंबर 2 मतलब ये कि कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो किसी तरीके से मिसलीडिंग नहीं है, सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है, जितने भी रिक्वायर्ड लॉज हैं उनको फॉलो किया गया है और कोई भी इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं की गई, ये बेसिकली ये ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। Whether he has obtained all the information and explanation to which best of his knowledge belief are necessary for the purpose of audit। Point number C, whether proper books of account as required by the law is maintained by the company। जितनी भी लॉ के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होते हैं कंपनी ने बना के रखी है। वेदर द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बैलेंस शीट और P&L आप लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाया गया। पॉइंट नंबर ई, वेदर एनी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, इसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड एनी अदर मैटर, इन सब चीज़ों को बताना पड़ता है। Whether the company has adequate internal financial control system in place and is effectively operating। सर्विसेज विच कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर, को सर्विसेज जो ऑडिटर नहीं दे सकता। ये क्वेश्चन हालांकि इसमें एडिशनल मैंने ऐड कर दिया है, तो आप लोग इसको भी देख के चल जाना। मैं ऐसी क्वेश्चन देख रहा तो मुझे लगा ये चीज़ भी इंक्लूड कर देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकती है। अकाउंटिंग या बुक कीपिंग सर्विसेज नहीं दे सकता, इंटरनल ऑडिट नहीं दे सकता, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम नहीं दे सकता, एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर उसके बाद मैनेजमेंट सर्विसेज एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। व्हाट इज मीन बाय वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी एंड डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है, देखिए मीनिंग क्या होता है। मीनिंग होता है वाइंडिंग अप मीन्स अपॉइंटिंग अ लिक्विडेटर टू सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड डिवाइड द प्रोसीड्स अमंग द क्रेडिटर टू एंड टू फाइल द एनसीएलटी फॉर डिसोल्यूशन। देखिए जो वाइंडिंग अप होती है ना, उसमें एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, जिसमें कि आपके जो एसेट्स है कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उनको सेल किया जाता है, जितना भी पैसा आता है उनको क्रेडिटर वगैरह को पे किया जाता है। डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है। डिसोल्यूशन मीन्स डिसॉल्व द कंपनी एंटायरली, एनी फर्दर ऑपरेशन कैन नॉट बी डन इन द कंपनीज नेम, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, वाइंडिंग अप इज वन ऑफ द मेथड थ्रू विच द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी इज कैरिड आउट। डिसोल्यूशन का मेथड होता है वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन इज द एंड प्रोसेस या रिजल्ट ऑफ द वाइंडिंग अप एंड गेटिंग द नेम स्टॉक ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, द लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन द कमेंसमेंट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस। डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी ब्रिंग्स द एंड टू द लीगल एंटिटी स्टेटस।
डिसोल्यूशन मतलब कंपनी पूरी तरह से खत्म, रजिस्टर ऑफ कंपनीज के रजिस्टर में से खत्म हो जाता है, उसका नाम सारा का सारा मतलब पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। A company can be allowed to continue its business during the winding up process if it is required for the beneficial winding of the company। मतलब ये कि जब वाइंडिंग अप प्रोसेस में चली गई तभी कंपनी अपना बिजनेस कर सकती है, ठीक है। और वाइंडिंग अप ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, वाइंडिंग अप कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इंसॉल्वेंसी में जाती है कंपनी, उसके बाद आईबीसी लगता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से काफ़ी मतलब कई महीने लग सकते हैं, साल भी लग जाता है कभी कभी। अ कंपनी सीजेस टू एग्जिस्ट अपॉन डिसोल्यूशन। उसके बाद आता है इसमें लिक्विडेटर कैरी आउट करता है वाइंडिंग अप, और इसमें एल पासिस द ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन। एक्टिविटीज इन्वॉल्व फाइलिंग ऑफ, ये रीड कर लेना यार, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कंपनी में भी कंपलसरी वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कब कंपलसरी बंद कर सकती है, वाइंड अप के लिए ऑर्डर पास कर सकती है बेसिकली कंपनी का, ठीक है। वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी affairs is taken out of the director's hand and the assets are realized by the liquidator. Debts are paid off out of the proceed of the realization. If any balance remains in the hands of liquidator, it is divided among the members of the company, ठीक है। लिक्विडेशन में क्या होता है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके हाथ में से पूरी पावर ले ली जाती है, उनके पास कोई पावर्स नहीं रहती, और उसके बाद लिक्विडेटर के पास पावर चली जाती है। लिक्विडेटर क्या करता है, सारे के सारे एसेट्स जो कंपनी के नाम पे है वो सारे के सारे बेच देता है। उसके बाद जो पैसा वापस आता है उसमें से क्रेडिटर्स को पे करता है, क्रेडिटर्स को पे करने के बाद अगर पैसा कुछ बचता है तो उसके बाद मेंबर्स को पे किया जाता है, ठीक है। और क्या था, सर्कमस्टांसेस की बात करें, इफ़ द कंपनी हैज़ बाय रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट द कंपनी वुड, किन 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 चीज़ों में वाइंड अप हो सकता है, कंपनी अगर खुद से ही वाइंड अप करना चाहती है, हाँ ठीक है, कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है फॉर द कंपनी टू बी बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल इफ द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द स्टेट इंटरेस्ट एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आप अपने कंट्री का अगेंस्ट में थोड़ी जाकर बिजनेस कर सकते हो। If on an application made by the registrar or by the person authorized by the central government by notification under this act, the tribunal is of the opinion that the affairs of the company have been conducted in an fraudulent manner। मतलब कि कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ है, और द कंपनी वॉज फाउंड फॉर अ फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्सन पर्पस। मतलब ये कि कंपनी ने फ्रॉड किया है, या तो कंपनी को बनाया है इसलिए किया था कि ताकि कोई अनलॉफुल चीज़ कर सके या फ्रॉड कर सके, और द पर्सन कंसर्न विद द फॉर्मेशन और द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड। बेसिकली ये फ्रॉड के इर्द गिर्द पॉइंट रिवॉल्व करता है। इफ द कंपनी हैज़ मेड एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एनुअल रिटर्न फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग consecutive 5 financial years, if the tribunal is of the opinion that it is just equitable that the company should be wound up। पॉइंट नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज एंटाइटल्ड टू फाइल टू द ट्राइब्यूनल फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिख रखे हैं कि लोगों के पास राइट होता है फाइल करने का, इसको आप लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके अपने हिसाब से लिख लेना। कंपनी कर सकते हैं, क्रेडिटर कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरीज कर सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों में से कोई भी कम मतलब ये तीनों इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, साथ में भी मिलकर कर सकते हैं कोई भी पार्टीज, ठीक है, जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन पाए। उसके बाद ये हो जाएगा, रजिस्ट्रार कर सकते हैं, पिटिशन बाय एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, ये रहा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। नंबर 13 की बात करें, व्हाट इज़ वॉलंटरी वाइंड अप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। कंपलसरी वॉलंटरी वाइंड अप क्या होता है, देखिए, जब एक तो कंपलसरी वाइंड अप होता है जो ट्रिब्यूनल वगैरह की वजह से होता है, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का वॉलंटरी वाइंड अप जिसमें कंपनी खुद वॉलंटरीली जाती है कि भाई हमें लिक्विडेट कर दो, ठीक है, बंद कर दो। A company that intends to liquidate itself voluntarily has not committed any default or any debt to any person may initiate voluntary liquidation proceedings, ठीक है। The company may choose to wound up voluntarily under the circumstances including wind up as a result of expiry of period of operation of as fixed in the article of association। हाँ, कंपलसरी वाइंड अप की जगह पर कोई जो वॉलंटरी वाइंड अप होता है, अगर उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे दिया है कि सो एंड सो पर्टिकुलर पर्पस या सो एंड सो ईयर्स के लिए इस कंपनी को फॉर्म किया जा रहा है, तब तो उसके बाद उनको वाइंड अप करवाना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहता है। और अकरेंस ऑफ इवेंट एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर डिसोल्यूशन। कंडीशंस क्या होती हैं वाइंड अप की, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स वेरीफाइड बाय द एफिडेविट स्टेटिंग दैट, ये सब चीज़ें कंडीशंस होती हैं, उनको रीड कर लेते हैं। दे हैव मेड फुल इंक्वायरी इनटू द स्टेट्स ऑफ इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड दे हैव
formed an opinion that either the company has no debt, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, and will be able to pay its debt in full from the proceeds of the assets sold in the voluntary liquidation. देखो, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर डेट है तो आप कंपनी लिक्विडेट करके चले जाओगे। आप उस चीज़ को वेरीफाई किया जाता है। अगर कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो अपने डेट को फुलफिल कर सकती है, अपने डेट को पे ऑफ कर सकती है, तब उसके बाद वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपनी इज़ नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। क्वेश्चन नंबर, ये दो पॉइंट होते हैं इसके लिए। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन इसीलिए नहीं किया। व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, व्हाट आर इज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, शुरू करते हैं प्रोसीजर के साथ। सबसे पहले सबमिट करना पड़ता है डिक्लेरेशन टू आरओसी स्टेटिंग दैट द कंपनी विल बी एबल टू पे इट्स ड्यूज एंड नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन। ये जो पॉइंट ऊपर हमने पढ़ा था वही वाला पॉइंट इंक्लूडेड है। दूसरा हो जाएगा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। तीसरा हो जाएगा लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है। फोर्थ हो जाएगा आपका पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है, कहाँ पे, न्यूज़पेपर में, और वेबसाइट पे भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद इंटीमेशन टू द आरओसी एंड द बोर्ड अबाउट द अप्रूवल। फिर उसके बाद होता है प्रिपरेशन ऑफ द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बाय द लिक्विडेटर। लिक्विडेटर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम एंड प्रिपरेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स लिस्ट। उसके बाद किन लोगों को पे करना उसकी भी लिस्ट बनाती है ना, स्टेक होल्डर्स के लिस्ट में वही होता है। उसके बाद एक बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है इन द नेम ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन फॉलोड बाय द वर्ड इन वॉलंटरी लिक्विडेशन। शेड्यूल्ड बैंक में होना चाहिए फॉर द रिसिप्ट ऑफ मनी ड्यू टू द कॉर्पोरेट पर्सन। उसके बाद सेल ऑफ एसेट किया जाता है, जितना भी पैसा आता है उसको क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये देखो, सबमिशन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट बाय द लिक्विडेटर एंड सबमिशन ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर टू द आरओसी। इसके बाद आता है हु कैन कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देखिए, एक दो क्वेश्चंस इसमें जो हम लोगों के इस वाले चैप्टर में नहीं थे, इस वाले यूनिट में नहीं थे, बेसिकली उनको मैंने हटा दिया। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन आंसर्स को पहले भी देख लिया वो, शायद यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चंस थे उनको हटा दिया मैंने। यूनिट 5 ही हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें से उम्मीद करता हूँ कई क्वेश्चंस आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ईदर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द शेयर होल्डर्स। ईजीएम जो है वो बीओडी भी बुला सकती है और शेयर होल्डर्स भी बुला सकते हैं। अब इसकी कंडीशन होती है शेयर होल्डर्स के केस में, द बोर्ड इनिशिएट्स एन EGM under urgent matter, otherwise emphasizing the government rules. Shareholders collectively holding at least 10% of the voting right, जिनके पास 10% वोटिंग राइट होता है वो EGM बुला सकते हैं, गिविंग them a direct say in decision making. This dual approach ensures the balanced involvement of both the company's leadership and its shareholders in convening crucial methods. सबसे पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद रिक्विजिशन बाय द शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केस में क्या होता है, द अथॉरिटी टू कॉल EGM इज वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द प्रेरोगेटिव enables the board to convene the meeting whenever कहाँ चला गया, whenever immediate decision are deemed necessary. ठीक है, this is especially crucial for the matters that cannot wait until नेक्स्ट EGM। देखो, कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हो जाते हैं, इमीडिएट मैटर्स आ जाते हैं जिसके लिए EGM बुलानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप हर साल वेट कर सकते हो कि EGM आएगी तब हम इस मैटर को देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसको इमीडिएटली डिसीजन नहीं लिया गया कुछ दिनों के अंदर अंदर, तो फिर कंपनी के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो आपको डायरेक्टर जो होता है वो खुद EGM बुला सकते हैं और उस चीज़ के ऊपर क्या नाम है, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, बेसिकली जो भी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। रिक्विजिशन बाय द शेयर होल्डर्स ऑल्सो possess the right to requisition to an EGM. To exercise this right, shareholders collectively holding at least 10% of the paid up शेयर कैपिटल कैरिंग वोटिंग राइट कैन सबमिट द रिक्विजिशन। उन्हें रिक्विजिशन देना पड़ता है डायरेक्टर्स को। दिस प्रोसेस प्रोवाइड द शेयर होल्डर मीन्स टू इन्फ्लुएंस द कंपनीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इतना छोटा छोटा मैंने दिया हुआ आंसर, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इतने में आप लोगों का काम हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग का ये यूनिट अच्छे से हो जाएगा। रीड कर लेना, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में इसको रिवाइज़ करवाया, और क्या कहते हैं, रीड करोगे सुनते रहोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पेपर अच्छे जाए। पेपर के बाद फीडबैक देना, कितने क्वेश्चन हम लोगों ने बताए हुए थे उसमें से आए थे। बाकी फिर देखते हैं 3 और 4। उम्मीद करता हूँ 3 और 4 यूनिट इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों ने उसको कवर कर लिया होगा। 5th का आंसर आप लोगों को नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपने कहा था 5th बनाने के लिए, मैंने बना के दे दिया। ये थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आप आराम से पेपर देने जाओ। थैंक यू सो मच।